यूक्रेन के जिस विमान पर मिसाइल से अटैक किया गया है वो बक मिसाइल है और उस बारे में भी जानकारी नहीं आई है। क्या वो रशिया की बनी हुई मिसाइल थी या क्या मिसाइल थी, जैसे जैसे जानकारी आएगी हम आपको बताते चलेंगे। लेकिन 295 लोगों में से किसी के भी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बहरहाल इन सब के बीच अब देश की खबर पे हम लौट रहे हैं और ये बताते हुए लौट रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक नियम कायदा निकाला। इस नियम कायदे में सेक्रेटरी रखने को लेकर थे बात, और इन सब के बीच एक बात थी कि दरअसल कोई दागदार तो शामिल होना ही नहीं चाहिए। लेकिन दागदार सेक्रेटरी कहां शामिल हो गया और कहीं नहीं। जनरल वीके सिंह पहली बार इस देश में कोई जनरल से सांसद बना, सांसद से मंत्री और मंत्री के साथ जो सेक्रेटरी है उसके ऊपर दाग है। कैसा, किस रूप में, आइए रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यही है आईपीएस ऑफिसर जेपी सिंह, जिन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय की लॉ के इम्तिहान में नकल करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। अगर हमारी बात पर यकीन नहीं तो जरा नकल विरोधी दस्ते के अधिकारी का बयान सुन लीजिए। यह लखनऊ पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट ऑफिसर अपने आप को वो पहले ही बता रहे थे जब उनको पकड़ा गया था कि मैं आईपीएस हूँ, पासपोर्ट ऑफिसर हूँ और आप हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने खुद दिया था और अलग से कोई जानकारी नहीं मिली। जी हाँ, 2000 बैच के आईपीएस ऑफिसर जेपी सिंह 2011 में लखनऊ के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी थे और एलएलबी के तीसरे साल के इम्तिहान में नकल करते हुए पकड़े गए थे। यही जेपी सिंह अब फिर सुर्खियों में है। चौंकिए मत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त निर्देशों के बावजूद जेपी सिंह को केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह का निजी सचिव बना दिया गया है। यही है वो ऑर्डर, मोदी सरकार का मोस्ट अर्जेंट ऑर्डर, जिसमें जेपी सिंह को केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। इस आदेश को देखकर सत्ता के गलियारों में अफसर और बाबू चौंक गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने सभी मंत्रियों से 3 बातें लिखा पढ़ी में कही थी। सभी मंत्री अपने स्टाफ में किसी भी रिश्तेदार को नहीं रखेंगे। सभी मंत्री पुरानी सरकार के किसी भी सचिव ओएसडी को नहीं रखेंगे। सभी मंत्री साफ सुथरी छवि वाले सचिव और ओएसडी नियुक्त करेंगे। जाहिर तौर पर नकल करने के विवादों से घिरे जेपी सिंह की नियुक्ति कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के सख्त आदेशों की अनदेखी करती है। अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली, आज तक। और इन सब के बीच मुश्किल यह है कि दरअसल लगातार हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने उनसे फोन पर जब बात की उस बात को नकारते रहे कि कोई दाग दामन पे है, जरूरत पड़ेगी तो उसको हम सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह कल नागपुर जा रहे हैं। नागपुर जाने पर मुलाकात या कहें मंथन बीजेपी के भविष्य को लेकर सरसंघचालक मोहन भागवत के साथ होना है। दिशा क्या होगी, रिपोर्ट देखिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को मोदी सरकार के प्रति नहीं बल्कि संघ परिवार के प्रति जवाबदेह होना होगा, और इसी पाठ को पढ़ने के लिए अमित शाह कल नागपुर में सरसंघचालक मोहन भागवत के सामने बैठेंगे। और नागपुर के महाल स्थित संघ के मुखिया के निवास पर अमित शाह को यही पाठ पढ़ाया जाएगा कि आरएसएस की राजनीतिक सक्रियता ने नरेंद्र मोदी को पीएम के पद पर पहुंचा दिया। अब संघ की सक्रियता बीजेपी को सबसे मजबूत संगठन के तौर पर खड़ा करना चाहती है। और चूंकि महाराष्ट्र में 3 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो अमित शाह की अध्यक्ष के तौर पर पहली नागपुर यात्रा में सामाजिक समीकरण को भी देखा जा रहा है। शायद इसीलिए नागपुर पहुंचने के बाद अमित शाह सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर के धम्म परिवर्तन स्थल पर जाएंगे और उसके बाद ही वो रेशमबाग स्थित हेडगेवार भवन जाएंगे, जहां पर हेडगेवार और गोलवलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। और उसके बाद ही महाल स्थित सरसंघचालक के निवास पर मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। दरअसल दोपहर बाद होने वाली इस मुलाकात में ही बीजेपी के भविष्य की लकीर खींचे जाएगी। और संघ का मानना है कि बीजेपी के सामने पहली बार ऐसा मौका आया है कि जब उसे दिल्ली पहुंचने का नहीं बल्कि देश की गलियों में पहुंचने का नारा लगाना है। यानी जनसंघ के दौर में कभी गली से दिल्ली तक का नारा लगा करता था, लेकिन अमित शाह के लिए संघ जिस नारे को लगाना चाहता है वह दिल्ली से गली तक का नारा है।
क्योंकि संघ अब मान रहा है कि दिल्ली की सत्ता में तो मोदी पहुंच गए, लेकिन देश की गलियों में अभी बीजेपी नहीं पहुंची है। यानी एक तरफ मोदी का कद प्रांतीय से राष्ट्रीय होते हुए अब अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है और मोदी सरकार कद्दावर हो रही है। तो फिर पावरफुल सरकार के साथ बीजेपी को भी पावरफुल होना पड़ेगा और इसके लिए बीजेपी को पंचायत और जिले स्तर तक उन मुद्दों को ले जाना होगा जिन मुद्दों को आधार बनाकर कभी बीजेपी को सांप्रदायिक तो कभी संघ परिवार को हिंदुत्व के आतंक से जोड़ा गया। और जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक अमित शाह को सांगठनिक मदद देने के लिए भारतीय मजदूर संघ, वनवासी कल्याण आश्रम और विद्या भारती के स्वयंसेवक भी गांव स्तर पर उतरेंगे। जाहिर है 3 घंटे की इस मुलाकात में सरसंघचालक ये चाहेंगे कि नागपुर से जब अमित शाह दिल्ली पहुंचे तो उसके बाद उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल साफ हो कि सरकार अलग है और पार्टी अलग, और पार्टी को गली गली तक पहुंचाना ही अब आखिरी मंत्र है। दिल्ली से गली तक, जी यही नारा कुछ निकल के आने वाला है संघ के जरिए बीजेपी को जो दिया जाएगा। और मोहन दरबार में शाह अगर पहुंचेंगे तो उन मुद्दों का भी जिक्र होगा जिसे कभी विवादास्पद माना गया, लेकिन संघ का नजरिया इस वक्त बेहद साफ है। और जो पाठ पढ़ाया जाने वाला है उसमें 370 भी आएगा, उसमें कॉमन सिविल कोड भी और हिंदुत्व भी आएगा। लेकिन हिंदुत्व को लेकर पहली बार नई परिभाषा संघ बीजेपी के जरिए गढ़वाना चाहता है। जरा रिपोर्ट देखिए। कॉमन सिविल कोड, धारा 370 और हिंदुत्व। जी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सरसंघचालक मोहन भागवत के बीच इन 3 मुद्दों पर चर्चा जरूर होगी। दरअसल आरएसएस बीजेपी के जरिए अब हर उस मुद्दे को उठाना चाहती है जिसे वाजपेयी के दौर में विवादास्पद माना गया और अभी भी विवादास्पद माना जाता है। आरएसएस का मानना है कि बीजेपी ने अभी तक इन ठोस मुद्दों पर मजबूती से काम किया ही नहीं है, इसीलिए राजनीतिक तौर पर बीजेपी के हर मुद्दे को सांप्रदायिकता के कटघरे में कांग्रेस मजे में रखती रही है। जानकारी के मुताबिक अमित शाह के सामने अगले 3 बरस का जो एजेंडा सरसंघचालक मोहन भागवत रखेंगे उसमें सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुत्व को लेकर है। संघ का मानना है कि कांग्रेस ने सियासी जरूरतों के लिए हिंदुत्व शब्द को ही सांप्रदायिकता के कटघरे में रख दिया है, जबकि दुनिया भर में हिंदुत्व की पहचान भारत से जुड़ी है। अमेरिका में भी संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तौर पर नहीं बल्कि हिंदू स्वयंसेवक संघ के तौर पर जाना जाता है। और चूंकि बतौर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक रह चुके हैं, तो पहली बार सरकार के हर काम के जरिए हिंदू इथोस की भावना ही दुनिया भर में जा रही है, जिसकी शुरुआत सार्क देशों यानी संघ के अखंड भारत के साथ हुई और अब ब्रिक्स देश होते हुए सितंबर तक अमेरिका में भी यही संकेत जाएंगे कि मोदी हिंदुत्व के प्रतीक है। असल में आरएसएस देश के भीतर अमित शाह के जरिए इसी लकीर को खींचना चाहता है, जिससे हिंदुत्व शब्द सांप्रदायिकता के कटघरे में खड़ा ना किया जा सके। और इसके लिए संघ के 3 सूत्री पाठ हैं। पहला, बीजेपी को मुस्लिम विरोधी दिखाई नहीं देना है। दूसरा, बीजेपी के सहयोगियों को साथ लेकर चलना है। और तीसरा, झगड़ा किसी राजनीतिक दल से नहीं करना है, चाहे वो ममता हो या मुलायम। दरअसल आरएसएस का मानना है कि पहली बार बीजेपी के पास एक ऐसा मौका आया है जहां बीजेपी अपने कैनवास को इतना फैला सकती है कि देश के हर तबके के भीतर एक राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के तौर पर बीजेपी को मान्यता मिल जाए। और इसके लिए कॉमन सिविल कोड और धारा 370 सरीखे मुद्दों को उठाना जरूरी है, क्योंकि इन मुद्दों पर चर्चा तभी होगी जब राजनीतिक तौर पर बीजेपी इन मुद्दों को उठाए। और इन मुद्दों का विरोध करने वाले सही हैं या गलत, ये चर्चा और सहमति से पता चले या ना चले, लेकिन बीजेपी की समझ का कैनवास इससे जरूर बढ़ेगा। तो दरअसल दरबार कल लगेगा। कल सुबह अमित शाह नागपुर पहुंचेंगे, उसके बाद वहां पर वो बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा और दोपहर में 3 घंटे की लगातार मशक्कत बातचीत जो भी होगा, उसके बाद दिल्ली लौटेंगे। और तब ये माना जा रहा है कि तब शायद पत्रकारों से बातचीत करेंगे, क्योंकि पहला मौका इस देश के सामने है कि बीजेपी के कोई अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने कोई बात अभी तक मीडिया से नहीं की है। बहरहाल, लेकिन इन सब के बीच वेद प्रताप वैदिक को लेकर संघ के सुर नरम होते चले जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल हर जहन में है कि इस बैठक को लेकर भारत ने पल्ला झाड़ा और आज पाकिस्तान ने भी पल्ला झाड़ लिया। ऐसा क्या है कि हाफिज सईद के साथ वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात में पहले भारत ने पल्ला झाड़ा और उसके बाद आज पाकिस्तान ने भी कह दिया कि उसकी कोई भूमिका इस मुलाकात को लेकर है ही नहीं।
ऐसा क्या है कि इस मुलाकात को लेकर पहले बीजेपी के तेवर तल्ख हुए, लेकिन धीरे धीरे यह तल्खी नरमी में बदलने लगी। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि दो स्वतंत्र व्यक्ति कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। तो फिर ऐसा क्या है कि बीजेपी के सहयोगी शिवसेना ने वेद प्रताप वैदिक को देशद्रोही करार देने में देर नहीं की और कल वाराणसी और इंदौर के बाद आज ऋषिकेश में भी पत्रकार वेद प्रताप वैदिक के खिलाफ केस दर्ज हो गया। लेकिन इन सब के बीच भी ऐसा क्या है कि संघ लगातार नरम होता चला जा रहा है। जो आतंकवादी है, डिक्लेयर्ड आतंकवादी है, उसको नहीं मिलती तो अच्छा होता, लेकिन वो फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, किसी को भी मिल सकता है। दरअसल समझना यह भी होगा कि विचार के तौर पर वेद प्रताप वैदिक अगर संघ परिवार के करीब हैं, तो पाकिस्तान में हाफिज सईद खुफिया एजेंसी ISI की रणनीति के नजदीक है। यानी दोनों ही देश में किसी पर भी उंगली उठती है या कोई उठाता है तो दूसरा कटघरे में खड़ा होगा ही, और दोनों देशों के बीच संबंधों के तार झंझनाएंगे ही। ऐसे में अब सिर्फ इतना ही सवाल है कि NIA वेद प्रताप वैदिक से पूछताछ में क्या जानना चाहेगी, और अगर ये सरकार की ट्रैक टू डिप्लोमेसी का हिस्सा है तो फिर कोई भी सच सामने आएगा कैसे, क्योंकि भारत पाकिस्तान के संबंधों के तार वाकई इतने महीन हैं कि उसे किसी ने भी छेड़ा तो बवाल बढ़ सकता है। नागपुर से योगेश पांडे के साथ अहमद अजीम और बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। लेकिन इन सब के बीच एक चीज तो तय है कि जिस तरीके से बीजेपी को जीत मिली, जिस ताकत के साथ नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जीत पाई और प्रधानमंत्री बने, हर राज्य में तार झंझनाने लगे हैं। खासतौर से बिहार में लालू और नीतीश, घोर दुश्मन, एक दूसरे के खिलाफ चलने वाले, एक साथ आकर खड़े हो गए। कुछ ऐसा ही प्रयोग यूपी में भी होगा क्या? दरअसल इसके बुलबुले दिखाई देने लगे हैं और ये बात कांग्रेस की तरफ से उठ रही है। बिहार में लालू नीतीश एक साथ आ चुके हैं, और अब क्या यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ आ सकते हैं? ये सवाल लखनऊ का नहीं है, बल्कि यह सवाल लखनऊ से निकलकर दिल्ली तक पहुंच चुका है, क्योंकि यूपी में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष का सोनिया गांधी को सुझाव है कि बीजेपी से टकराने के लिए कांग्रेस को यूपी में अखिलेश सरकार से हाथ मिला लेना चाहिए। वैसे याद कीजिए तो मोदी की जीत में सबसे बड़ी भूमिका यूपी बिहार की ही रही। 100 से ज्यादा सीट इन्हीं दो राज्यों में एनडीए को मिली, और असर इसी का है कि बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ आ गए। और अब यूपी कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप माथुर ने भी अकेले कांग्रेस के लड़ने पर कांग्रेस की हथेली खाली रहने के खुले संकेत दे दिए हैं। दरअसल कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप माथुर का तर्क है कि मायावती अकेले रहना चाहती है, तो अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव में दोस्ती बढ़नी चाहिए, जिससे राजनीतिक तौर पर बीजेपी की बढ़ती ताकत को रोका जा सके। यूपी कांग्रेस के नेता का कहना है कि राहुल और अखिलेश दोनों युवा हैं, तो राजनीतिक तौर पर दोनों जल्द निकट आ सकते हैं। और इन सब के बीच मुस्लिम एक बार फिर से कांग्रेस का साथ छोड़ समाजवादी पार्टी की तरफ लौट रहे हैं, तो कांग्रेस के अकेले रहने का कोई फायदा भी नहीं है। समझना यह भी होगा कि यूपी विधानसभा चुनाव में तकरीबन 2.5 साल का वक्त अभी भी बचा है, लेकिन अखिलेश सरकार की जितनी फजीयत बीते 2.5 सालों में हो चुकी है, उसमें उसका पटरी पर लौटना बेहद मुश्किल है। ऐसे में कांग्रेस के साथ चुनावी तालमेल करने में मुलायम सिंह यादव को भी कोई परेशानी नहीं होगी, और अखिलेश यादव भी चाहेंगे कि अगर राहुल गांधी उनके साथ खड़े हो जाते हैं तो फिर बीजेपी या फिर अमित शाह या फिर कहें आने वाले दौर में नरेंद्र मोदी को काउंटर करने में उन्हें आसानी होगी। जानकारी के मुताबिक यूपी कांग्रेस के फार्मूले पर सोनिया गांधी ने राहुल गांधी से मशविरा करने के संकेत तो दिए हैं, लेकिन आखिरी सवाल यही है कि पहली बार कांग्रेस को छत्रपों के सामने न सिर्फ झुकना पड़ रहा है, वह भी यूपी में, बल्कि कांग्रेस के नेता ही छत्रपों से मिलकर साख बचाने का फार्मूला देने लगे हैं, और सोनिया गांधी ऐसे सुझाव को सिरे से खारिज भी नहीं कर पा रही है। कुमार विक्रांत, दिल्ली आज तक।